गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने मुझे बर्थडे विशेस भेजी है ढेर सारी, वो बेटा आपकी सिर्फ बर्थडे विशेस नहीं है, मेरे लिए बहुत मायने रखती है आपका ये प्यार, और उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। काश ये सिचुएशन नहीं होती तो ये डे आपके साथ मनाने का जो मुझे एक चांस मिलता मिलता है हमेशा बच्चों के साथ, नहीं मिल पाया। पर बेटा ठीक है, ये साल ऐसा ही सही। तो अगेन थैंक्स फॉर योर बर्थडे विशेस। ठीक है बेटा, तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चैप्टर में सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे बेटा। और वो सेकंड पार्ट है कि जो डेफिशिएंसी आती है या एस्टिमेट डेफिशिएंसी है, जो डेफिशिएंसी आने की संभावना है, उसके रीज़न क्या है बेटा। जैसे हम अभी तक क्या करते आए हैं, जैसे ए लिस्ट में एसेट होती है, बी लिस्ट में एसेट होती है, ए में एसेट होती है कौन सी, नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, बी में कौन सी एसेट, स्पेसिफिकली प्लेज। बेटा जैसे एसेट आई 30 लाख, है ना। फिर सी डी ई में बेटा आती है डायबिटीज, सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डी में ऐसे लोन जो फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड है जैसे कि डिवेंचर, और ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बेटा मान लो ये आ गए 42 लाख या 12 लाख का क्या पड़ गया, डेफिशिएंसी। फिर बेटा एफ और जी में आते हैं शेयर प्रेफरेंस और इक्विटी, वो है मान लो, वो मान लीजिए बेटा है वो है 10 लाख। तो 22 लाख की आ गई एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। बेटा 22 लाख की जो एस्टिमेट डेफिशिएंसी है, कैसे डेफिशिएंसी, अवेलेबल 30 लाख है, वो भी एस्टिमेटेड, और हमें देना 42 और 10 है। 42 आउटसाइड का, 10 जो शेयरहोल्डर ने कंपनी में लगा रखा है, वो जो ऑनर ने कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है वो है 10, और आउटसाइडर का क्लेम है 42, कुल देना था 52 और अवेलेबल है 30। तो 22 का क्या रहा, 22 का रहा एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। तो बेटा ये जो डेफिशिएंसी आई है ना, इसके रीज़न को एनालाइज किया जाता है, इसके कारणों को पता किया जाता है लिस्ट एच में। पता नहीं करते, मतलब जो कॉजेज हैं, कारण है, रीज़न है, वो रीज़न लिखकर उसका अमाउंट सामने लिखा जाता है। ये जो डेफिशिएंसी संभावित है, एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है बेटा, उसमें क्या होता है, कुछ कारण तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ अभी और होने वाले हैं। ये जो एस्टिमेटेड है, इसमें कुछ एक्चुअल है और कुछ एस्टिमेटेड, और हम अल्टीमेटली दोनों को एस्टिमेट कहते हैं। जैसे कि अब हम समझेंगे बेटा, जो ये कंपनी इस हालत में पहुंची है और जिस वजह से कंपनी को 22 लाख का डेफिसिट पड़ रहा है, 22 लाख कम पड़ रहे हैं, ये कोई आज अचानक ऐसा नहीं कि बस फ्यूचर में जो कंपनी में अब असेट, चूंकि कंपनी लिक्विडेशन में है, असेट बिकेगी, कम पड़ जाएगी, पेमेंट ज़्यादा है, ये डेफिसिट है। इसका रीज़न क्या है, क्या ये रीज़न कि कंपनी में एसेट कम पड़ गई और लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, कंपनी के पास देने के लिए कम है, अवेलेबल कम है और देना ज़्यादा है, ये सिचुएशन किसी एक दिन की नहीं, आज की नहीं, कल की नहीं, परसों की नहीं, बल्कि पिछले कई सालों की है। तो जो बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है, उसमें क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये हालत हुई, और अभी और क्या क्या होने वाला है जिससे कंपनी इस हालत में और आगे बढ़ेगी, इस पोजीशन में और तो ये सब पता करते हैं और उसको हम लिखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं एक अकाउंट, जिसको हम अकाउंट नहीं, एक्चुअल में वो स्टेटमेंट होता है, पर उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में डेफिशिएंसी आती है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। हाँ, कभी गलती से किसी कंपनी में सरप्लस आ जाए तो फिर उसको सरप्लस अकाउंट बोल देंगे। सरप्लस की संभावना बेटा बहुत कम होती है कि कंपनी में एसेट ज़्यादा हो जाए। कंपनी की हालत ख़राब थी तभी तो कंपनी लाइनिंग अप में आई है, पर कभी कभी क्या होता है, रेयरली लिक्विडेशन से स्टार्ट हुआ तब कंपनी की हालत बड़ी ख़राब थी, लिक्विडेशन प्रोसेस चलते चलते 2-3 साल निकल गए, इसी बीच कंपनी की ज़मीनों के, लैंड के भाव, जिस पर वो फैक्ट्री थी, जिस पर वो कंपनी थी, बहुत ज़बरदस्त 10 गुना 20 गुना बढ़ गए। उसकी वजह से काफ़ी बड़ा अमाउंट रियलाइज हो गया और कंपनी सरप्लस में आ गई। लिक्विडेशन में तो आ चुकी थी, उसके 3-4 साल बाद कंपनी की ज़मीन काफ़ी महंगे रेट पे बिक गई तो कंपनी में सरप्लस आ गया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, ऐसे क्वेश्चन कम है, पर मैं 100% श्योर वे के नहीं होकर नहीं बोल सकता कि सरप्लस आ ही नहीं सकता। तो डेफिसिट की संभावना ज़्यादा होती है हमारे क्वेश्चन में, सरप्लस की रेयर। पर यदि डेफिसिट है तो बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट, और सरप्लस है तो कहेंगे सरप्लस अकाउंट, और उसका नाम है लिस्ट एच। हमने लिस्ट जी तक पढ़ लिया, ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद लिस्ट एच आती है। लिस्ट एच एग्जाम में पूछी जाए तभी बनाना है।
तो आपको यदि क्वेश्चन में पूछते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो खत्म, बस यहीं तक बना के छोड़ दो, लिस्ट ए से लेके जी तक, फिर आपको इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड लिस्ट एज भी बनाइए, यानी डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाइए, तब आपको डेफिशिएंसी अकाउंट यानी लिस्ट एज पूछी जाए तभी बनाने का होता है। और ये थोड़ी सी टिपिकल टेक्निकल और ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जिसमें आपके बेसिक फंडामेंटल भी अच्छे होना जरूरी है। समझ में आपको आएगा, लेकिन आप खुद करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी होगी। प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो शायद आपको आसान लगे। तो तरीका सबसे बेस्ट क्या है, मुझसे समझो, अपना दिमाग भी लगाओ, और फिर समझकर अपने किसी और फ्रेंड को पूछो, तुझे समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करो, उससे आपका ये बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो बेटा हम अब बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो डेफिशिएंसी एस्टिमेटेड है, इसके रीज़न, ये तो मेरा एग्जाम्पल था, इसके रीज़न को एनालाइज एंड क्वांटिफाई किया जाए, इसके किस किस वजह से डेफिसिट आई है या आने वाली है, और उसके अमाउंट क्या क्या है। तो बेटा हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट और लिस्ट को बोलते हैं लिस्ट एच। बेटा ये जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका एक फॉर्मेट है कि इसमें जो डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करता है ये फॉर्मेट, और हमें एज इट इज़ फिक्स फॉर्मेट ये फॉलो करना है। तो बेटा ये फॉर्मेट क्या है वो भी समझना है, और उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम हर टिपिकल पॉइंट को इजी करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको उन छोटे छोटे पार्ट को पहले समझना होगा, और बाद में कलेक्ट भी करना आना चाहिए, और कोई डिफिकल्ट टास्क वो नहीं है। तो बेटा हम शुरू करते हैं डेफिशिएंसी के कॉजेस और उसके अमाउंट, किस वजह से डेफिशिएंसी आई और कितनी आई। तो हम डेफिशिएंसी के कॉजेस भी एनालाइज करेंगे विथ अमाउंट, विथ देयर अमाउंट। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। हेलो हेलो, ठीक है, शुरू करें। ठीक है बेटा, बेटा इसका फॉर्मेट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी में डेफिसिट के कारण क्या क्या है, एक एक करके आराम से धीरे समझिए, बहुत कूल माइंड से और अच्छे मूड में जब हो तभी ये वीडियो देखिए। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1, इस एग्जाम्पल से आप खुद जज कर सकते हैं कि डेफिसिट का कॉस्ट क्या है और कितना से है, दोनों चीज़ें आप जज खुद से कर सकते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा सिचुएशन, एंड देन यू हैव टू जज कि डेफिशिएंसी का कारण क्या है और वो कारण कितने से है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक रखी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन, क्या एज एट जो भी लिखें, 31 मार्च 2000, क्या ले लूँ 20 या 21, 20 ले लो बेटा, 20 ले लिया। यहाँ पर है इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू मैंने ले ली ₹10 लाख। ओके, और बेटा मैंने यहाँ पर लाइबिलिटीज ले ली, लाइबिलिटीज में डिवेंचर भी होंगे, क्रेडिटर भी होंगे, सब ले लेता हूँ, प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड सब मिलाकर मैंने इजी करने के लिए लाइबिलिटी ले ली है, जिसमें सिक्योर्ड सभी अभी सभी। ये लाइबिलिटी है 20 लाख। ठीक है, और अभी क्या है, क्या ठीक है इसमें, अभी तो शुरुआत है। ठीक है बेटा, अब यहाँ हम लिखेंगे असेट, इसमें कैश, बैंक, करंट असेट, फिक्स्ड असेट सब आ गया। असेट, यहाँ मैं लिखता हूँ असेट, टोटल इधर बेटा हो रहा है 30 लाख, यहाँ भी होगा 30 लाख। हाँ सर हमें ये तो पता था। ठीक है बेटा, पता था। तो अब यहाँ पर मुझे लिखनी है असेट, असेट मैंने लिखी यहाँ पर 18 लाख, और यहाँ पर मैंने लिखा P&L। बेटा यहाँ पर P&L है यहाँ पर 12 लाख का। तो ये P&L का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, ये शो करता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ कंपनी, कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेटा ये लॉसेस जब से कंपनी बनी तब से
इस बैलेंस शीट डेट तक के हैं। यदि बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की है तो इसमें 2020 तक के लॉसेस हैं। इसके पहले 1920 होगा, 1819 होगा, 1718 होगा, 1617 होगा, 1516 होगा, कौन चलते जाओ चलते आओ चलते आओ चलते आओ, तब तक जब तक जिस दिन कंपनी बनी थी तब से लेके आज तक जो कंपनी में प्रॉफिट हुए, लॉसेस हुए, फिर कभी प्रॉफिट फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर कभी प्रॉफिट फिर लॉस, 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 इन सबका नेट है 12 लाख के एक्यूमुलेटेड लॉसेस टिल 31 मार्च 2020। इसमें ये लॉसेस ईयर 1920 के नहीं है, ईयर 1920 के नहीं है, इस बात पर बहुत ध्यान दें। ये लॉसेस हैं 31 मार्च 1920 तक के। इसमें पिछले कई सालों के प्रॉफिट लॉसेस का नेट इफेक्ट शामिल है। ठीक है बेटा, ये है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, है ना। अब यहाँ पर जब हम बेटा ये लॉसेस हैं, हमारा ये जो फॉर्मेट है ना आगे आने वाला है लिस्ट एच, ये फॉर्मेट इस लॉसेस को है ना सीधे ढंग से बोल देता कि लॉसेस तो बहुत अच्छा होता, सीधे लिख देता लॉसेस, पर नहीं, उन्हें तो अपना नॉलेज झाड़ना था, आपको परेशान करना था, आपको दिक्कत में डालना था। इतनी इजी चीज़ को कैसे टफ बनाया जाए, तो बेटा अब ये हमको समझना है कि इतनी इजी चीज़ को टफ कैसे बनाया जाए। तो बेटा इजी चीज़ को टफ कैसे बनाया, उन्होंने फॉर्मेट में इस लॉसेस को, पीएनएल को, लॉस को क्या बोला है, और वो बोला सही है, पर क्या जरूरत थी इसे बोलने की, सीधे बोलते थे लॉसेस, क्या जरूरत थी इतना टिपिकल वे में कि ऐसा वैसा ये करके, जिसमें आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, एक चैप्टर तो है नहीं, एक ढेर सारी सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट एडवांस, एडवांस के अंदर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फेयर, स्टेटमेंट ऑफ फेयर में भी लिस्टेज। हे भगवान, हम इंसान है, इतनी मेहनत तो कोई मेडिकल में भी नहीं करते होंगे ना, आईएएस में भी नहीं होती है। ठीक है भाई, तो बेटा आ ही गए उस फील्ड में, तो वेलकम। और इस पॉइंट को, लॉसेस को इस लिस्ट एज के फॉर्मेट में सीधे लॉसेस न कहते हुए क्या कहा जाता है बेटा, उसको, ये है कैपिटल और ये है लाइबिलिटी। कैपिटल है 10 लाख, लाइबिलिटी है 30 लाख, है ना बेटा। तो दोनों मिलाकर कितने हुए, 30 लाख। कैपिटल एंड लाइबिलिटी 30 लाख और असेट 18 लाख। तो एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ओवर असेट का मतलब क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी, कैपिटल मतलब 10, लाइबिलिटी मतलब 20, ओवर ये दोनों कितनी ज़्यादा है, असेट 18 लाख से। बेटा आंसर क्या आ रहा है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ओवर असेट 12 लाख आ रहा है, ये लॉस है। बेटा कैपिटल लाइबिलिटी ये ज़्यादा है और असेट कम है, तो बेटा ये डिफरेंस, ये बैलेंस फिगर क्या होगा, सोचो ना जरा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, बेटा डिफरेंस कुछ तो आएगा ना बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्या आएगा, लॉसेस ही तो आएंगे। असेट तो लिख चुके 18 लाख, इसमें टेंजिबल इनटेंजिबल सब आ गया, गुडविल पेटेंट सब आ चुके, मिलाकर असेट 18 लाख है, तो 12 लाख क्या बचेगा बेटा, जब 30 लाख की कैपिटल लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में और असेट 18 लाख की है, तो बचा 12 लाख, क्या होगा, डेफिनेटली लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हाँ सिंपली वो कह सकते थे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये लिस्ट एज यानी डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट इसको थोड़ा सा टिकलिश लैंग्वेज यूज एक्सप्रेस करता है, वो है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ओवर असेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमारा एक फंडामेंटल ये बना कि लिख सकते हैं ये चीज, हियर लॉसेस expressed as under in लिस्ट एज की बात चल रही है, लिस्ट एज में लॉसेस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो होता है एक्सेस ऑफ कैपिटल 10 लाख एंड लाइबिलिटी 20 लाख ओवर असेट दैट इज 12 लाख। कैपिटल लाइबिलिटी ज़्यादा है, मतलब
और बेटा कंपनी में लाइबिलिटी और कैपिटल ज़्यादा है, मतलब टोटल लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है और असेट साइड कम है। असेट साइड कम है, असेट कम पड़ रही, मतलब बाकी क्या होगा बेटा, क्यों हो गया ऐसा कि लाइबिलिटी ज़्यादा और असेट कम, मतलब लॉसेज होंगे कंपनी में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, तो एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटी इज प्रॉफिट्स। मतलब क्या हुआ सर, जैसे लाइक देखो बेटा, ये है बैलेंस शीट, यहाँ है असेट 25 लाख, यहाँ है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, यहाँ है लाइबिलिटीज, बेटा इधर यदि असेट 25 लाख है तो लाइबिलिटी साइड टोटल भी 25 लाख तो होगा, पर लाइबिलिटी कैपिटल के रूप में 10 लाख है, कंपनी को 10 लाख तो देना है शेयर को, और 10 लाख ही ये है लाइबिलिटी। बेटा 5 लाख जो बचा, ये क्या बचा बेटा, असेट ज़्यादा है किससे, कैपिटल है 10, लाइबिलिटी है 10, कुल देना है 10 20 और असेट 25 की, 5 का सरप्लस बचेगा, ये क्या है, यही तो है 7 सरप्लस, मतलब प्रॉफिट्स। तो ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ 5 लाख इज सरप्लस, यानी प्रॉफिट्स, दैट इज एक्सेस ऑफ assets over capital and liability। तो ये दो चीज़ हमको समझ में आई कि इस चैप्टर में लैंग्वेज जो यूज़ करने वाले वो कैसे करने वाले, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू सेम एग्जाम्पल। एस अबो, एस अबो मतलब आप कंफ्यूज जाओगे कि हाँ अबो वाला मतलब कौन सा, ऊपर वाला, तो मैं आप कंफ्यूज काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ। ये हमारा एक फंडामेंटल था, फंडामेंटल में हमने क्या समझा, इस चैप्टर में लॉसेस को लॉसेस न कहते हुए, सीधे साधे लॉसेस न कहते हुए एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी और असेट बोलते हैं, और प्रॉफिट को सीधे प्रॉफिट ना बोलते हुए एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल लाइबिलिटी बोलते हैं। अब मैं क्या करूँ बेटा, बोलते हैं तो बोल, मेरी कोई गलती तो है नहीं, आप मुझे गुस्से से क्यों देखते हो, सर इतना टिपिकल क्यों बनाया, बेटा मैंने थोड़ा बनाया, मैं होता तो प्रॉफिट को प्रॉफिट लिखता, लॉसेस को लॉसेस लिखता, नहीं लिखते हैं ये लोग, बेटा आप ये बना रहे हैं, कोई बीकॉम थोड़ा बना रहे हैं। तो बेटा फिर से मैंने लिए एग्जाम्पल में बैलेंस शीट, अगेन वही इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, लाइबिलिटीज 3 लाख, एसेट ली थी 18 लाख, किधर लिया था 12 लाख, है और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, पूरा लिखूं, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट इज रुपीज 18 लाख, दैट इज एट बुक वैल्यू, असेट बुक वैल्यू पे बिकेगी ऐसा लिखा है, बुक वैल्यू 18 है, मिलेगा भी 18, ना ज़्यादा न कम, न रिलेशन प्रॉफिट न रिलेशन लॉस। अब यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड फाइंड आउट रीजन ऑफ डेफिशिएंसी इफ एनी, यदि कोई डेफिशिएंसी है तो उसका रीजन बताइए, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तब बाद में मैं इसको लिखूंगा SOA, ताकि मुझे बार बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलना ना पड़े। बेटा यहाँ पर लिस्ट A और B आती है, ए में एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, बी में एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, ऐसा कुछ दिया हुआ तो है नहीं, मुझे तो बहुत इजी करके चलना है। तो एसेट ए और बी में मिलाकर आने वाली है 18 लाख, एट रियलाइजेबल वैल्यू 18 लाख आने वाली है, यही उसकी है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है 18 लाख। इसके बेटा सी, ई और ई में आती है आउटसाइड लाइबिलिटी, जो कि हमारे क्वेश्चन में 20 लाख है, 2 लाख तो अभी कम पड़ गया,
और एफ और जी में आता है शेयर कैपिटल, शेयर को जो देना है, जो हमें शेयर ने दे रखा था वो उन्हें वापस करना है 10 लाख वो, तो आउटसाइड क्रेडिटर को देना है 30, देना था 20, और शेयर को 10, हमें कुल 30 देना था और देने के लिए अवेलेबल 18 लाख है, 12 लाख कम पड़ रहा है। 12 लाख क्या है? एस्टिमेटेड एफिशिएंसी, एस्टिमेटेड एफिशिएंसी बेटा आ रही है 12 लाख। बेटा ये देखो, असेट 18 में लिखी थी, 18 ही मिला, मिलने की संभावना, सॉरी मिला तो नहीं क्योंकि बिकी तो है नहीं, संभावित है, 18 ही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम, तो 18 से 18 मिला। अच्छा लाइबिलिटी 20 थी, 20 ही दी, केवल 10 थी, 10 ही दी। तो बेटा फिर जो आपको ये देना 30 लाख है और असेट बची सिर्फ 18 लाख, तो आपको 12 लाख की कमी पड़ रही है, वो 12 लाख की कमी किस वजह से है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये 12 लाख की कमी किस वजह से कंपनी को आ रही है? किसका कारण क्या है कि कंपनी इस 12 लाख की डेफिसिट में पहुंच गई? इसका आपको मेन रीजन क्या दिखाई दे रहा है? सर हमको आपने क्या इतना गया गुजरा समझा है कि सर हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि 12 लाख की डेफिसिट वजह से आ रही है? बोलो ना, इतने अकल वाले हो, इतने समझदार हो तो बोलो। हाँ सर बोल नहीं सकते, बस हमें समझ में आ गया, बस आप आगे बढ़ो। तो बेटा आपने जो सोचा वो सही सोचा, आपने जो सोचा है कि जो 12 लाख का लॉस है ना, इसी वजह से 12 की डेफिसिट एक्सपेक्टेड है, यही लॉस है, इस डेफिसिट का कॉज है, डेफिसिट का कारण है। इस लॉस से क्या हुआ होगा? जब भी कंपनी में लॉस होता है, लॉस होते ही कंपनी की एसेट या तो कम होती है या लाइबिलिटीज बढ़ती है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन करके देखो, क्या आप कोई सोचो कि किसी में लॉस हुआ है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप के बारे में सोचो कि उसमें लॉस हो गया तो उससे क्या होगा? उसकी ग्रुप की वर्थ कम होगी, एसेट कम होगी ना, या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो बेटा लॉसेस से असेट कम होती है और असेट कम होने से डेफिसिट बढ़ती है, तो डेफिसिट का कारण हुआ ये कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हो चुके हैं। तो कंपनी में जो लॉसेस हो चुके हैं, कंपनी का बैलेंस शीट का जो पीएल का डेबिट बैलेंस है वही एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो सबसे मेन रीज़न हमेशा होता है कंपनी के डेफिसिट में आने के लिए, कंपनी को लिक्विडेशन की गर्त में पहुंचाने के लिए कंपनी के लॉसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये कंपनी के हैं 12 लाख के एस्टिमेटेड लॉसेस। ठीक है, सोच लिया होगा। बेटा देखो, ये जब लॉसेस नहीं रहे होते, मान लो ये लॉसेस नहीं होते तो असेट कितनी होती? 30 होती, 30 होती तो डेफिसिट आती क्या? असेट 30 होती तो डेफिसिट नहीं आती। तो डेफिसिट का कारण क्या दिख रहा है? लॉसेस। आज ये लॉस नहीं होते तो या तो असेट हमारी ज़्यादा होती है, लाइबिलिटी कम होती, तो हमें ये डेफिसिट नहीं आती। तो डेफिसिट का पहला कारण पता पड़ा, कंपनी के लॉसेस। तो रीज़न ऑफ अबो डेफिशिएंसी is losses of company that is rupees 12 lakh, that is debit balance of P&L, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L मतलब लॉसेस, और लॉसेस मतलब डेफिसिट का सबसे बड़ा कारण। बेटा आप सोचो ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पर यदि मैं बताऊं कि कंपनी की, आप जस्ट दिमाग बस लगा लो, इसको लिखना हो तो लिखना, पर मैं इसको ज़्यादा टाइम तक रिटर्न नहीं करूँगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। बेटा कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 10 लाख, कंपनी की लाइबिलिटी मैंने लिखी है 20 लाख, असेट लिखी है 30 लाख। अब बेटा होता क्या है, ये असेट में 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ स्टॉक, 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ स्टॉक। बेटा इसमें हुआ ये, 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि ये 30 लाख का स्टॉक था असेट में, इसमें से 2 मिनट के लिए मान लूँ कि 12 लाख का माल जल गया। बेटा अभी बैलेंस शीट में ना प्रॉफिट है ना लॉस, 2 मिनट देखो बराबर है। यदि आज देखो तो ए और बी में असेट कितनी? 30, सी डी ई में लाइबिलिटी कितनी? 20, एफ और जी में 10,
क्या बचा? 0, नो डेफिसिट, नो सरप्लस। लेकिन मान लो लॉस बाय फायर, बैलेंस शीट में बेटा हुआ लाइबिलिटी तो 20 की 20 है, ये माल जल गया, 12 लाख का माल जल गया, तो स्टॉक कितना बचा? 18 लाख। और लॉस मतलब P&L 12 लाख। बताओ अब यदि आप बनाओगे तो ए और बी में असेट कितनी आएगी? असेट आएगी 18 लाख, लाइबिलिटी तो 20 की 20 है, शेयर होल्डर फंड नहीं है, तो 12 लाख की डेफिसिट आ गई। क्या वजह है इस डेफिसिट की? क्या ये लॉस नहीं है? हाँ, भले ये नॉन ट्रेड लॉस है। लॉस बाय फायर इज नॉट ए ट्रेडिंग लॉस, इट इज ए लॉस बाय नॉन ट्रेडिंग लॉस। तो ये लॉस ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग, व्यापार से घटा हुआ हो या नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, अल्टीमेटली लॉसेस तो है। लॉसेस से देखो डेफिसिट, जहाँ जीरो डेफिसिट थी वहाँ सब डेफिसिट 12 लाख हो गई। उसकी वजह क्या है? असेट 30 से घटकर 18 हो गई। और असेट घटकर कम क्यों हुई? ड्यू टू लॉसेस। तो लॉसेस से असेट घटती है और असेट घटने से डेफिसिट बढ़ती है। तो डेफिसिट बढ़ाने वाला कारण क्या है? डेफिसिट बढ़ाने वाला कारण है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कंपनी के लॉसेस, लॉसेस एज पर बैलेंस शीट, लॉसेस एज पर बुक्स। तो नंबर 1 नोट, losses are main reason of increase in deficiency, of increase in deficiency। लॉसेस से एसेट कम होती है, एसेट कम होने से डेफिसिट बढ़ती है, तो फाइनली कहेंगे कि लॉसेस डेफिसिट बढ़ाने वाला, ये हमने लिखा सबसे मेन पॉइंट। नोट, लॉसेस आर मेन रीजन ऑफ इंक्रीज इन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मेन रोल किसका होता है? लॉसेस का होता है। ठीक है, लॉसेस से डेफिसिट बढ़ती है तो प्रॉफिट से डेफिसिट कम होती है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हमने देख लिया। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगेन बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, लाइबिलिटीज 20, असेट 30। इसकी ERV है 21, 21 लाख इससे मिलने की संभावना है। अब यदि हम बनाएं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ए लिस्ट और बी लिस्ट में असेट से मिलने की ERV लिखी जाती है, वो है 21। बुक्स में 30 लिखा है पर इससे मिलने की संभावना 21 है। अच्छा, सी, डी और ई में जो लाइबिलिटी आएगी वो 20, और एफ और जी में शेयर होल्डर फंड 10। तो बेटा क्या बचा? देना है, देने के लिए अवेलेबल है 21 और देना है 39 की एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी आ रही 9 लाख। अब यहाँ पर रीजन ऑफ अबो, रीजन ऑफ अबो डेफिशिएंसी, मैंने पॉइंट्स को इजी करने के लिए जो लॉसेस हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि लॉसेस से डेफिसिट बढ़ती है, वो मैंने पॉइंट को यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने लॉसेस नहीं लिए बैलेंस शीट में, ना प्रॉफिट लिए ना लॉसेस, ताकि मैं उस पॉइंट को हटाकर नए पॉइंट पर फोकस कर सकूँ। तो लॉसेस कोई नहीं है जिससे डेफिसिट बढ़ी हो, फिर भी 9 लाख डेफिसिट क्यों आ गई? बेटा असेट पर लिखा है 30 लाख और मिलने की संभावना 21 लाख है। आज यदि असेट से 30 लाख के बजाय 21 की बजाय 30 मिल जाता तो डेफिसिट जीरो होती कि नहीं होती? हाँ सर, तब तो डेफिसिट जीरो होती। तो डेफिसिट बढ़ाने का एक कारण और बता पड़ा। सर ये तो बहुत आसान वाला है सर, इसको तो आप ज़्यादा मत खींचो लंबा, बस हो गया सर। तो डेफिसिट बढ़ाने वाला एक और कारण क्या बता पड़ा? बेटा बुक में लिखा है 30 और इसकी ERV है 21। ये 9 लाख का लॉस जो भी हुआ नहीं, बेटा ये लॉस ऊपर वाला ना 12 लाख वो तो हो चुका था, बैलेंस शीट में है, लेकिन ये लॉस अभी हुआ नहीं, हो सकता है। ये एस्टिमेट लॉस है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि असेट बिकेगी 30 वाली 21 पर, तो 9 का क्या होगा? एस्टिमेटेड रियलाइजेशन लॉस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एस्टिमेटेड रियलाइजेशन लॉसेस आर, that is rupees 9 लाख। कैसे? 30
बुक वैल्यू ERV 21, 9 लाख का लॉस है, ये अभिमानी एस्टिमेट है, और वो भी इसको बोलते हैं रिलेशन लॉस। तो एस्टिमेटेड रिलेशन लॉसेज आर दैट इज रुपीज 9 लाख आर another reason of increase in deficiency, increase in डेफिशिएंसी बढ़ाने का अलग कारण है ये एस्टिमेटेड रिलेशन लॉस। ठीक है बेटा, दो कारण पता कर लिए, तो हमने दो पता करिए। एक तो हम एक बैलेंस शीट में जो लॉसेस हैं बेटा वो तो एक्चुअल हैं, वो तो हो चुके हैं, हकीकत है, और ये होने की संभावना है क्योंकि अभी असेट बिकी नहीं। पर यदि असेट से कम मिलेगा तो असेट कम पड़ जाएगी लाइबिलिटी से, और असेट कम पड़ेगी तो डेफिसिट बढ़ेगी, तो डेफिसिट बढ़ाने का अनदर कारण है एस्टिमेटेड रिलेशन लॉस। इसमें मुझे समझाने का कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड मैं यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड में बैलेंस शीट हम बेटा बेसिक पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट लिस्ट एज का, और बेसिक की भी बेसिक के भी बेसिक के भी बेसिक में जाएंगे, बैलेंस शीट की भरमार लगा देंगे, जड़ के में उतर के गहराई में पाताल तक पहुंच जाएंगे। और बेटा ऐसा ना हो कि हम बस पाताल में पहुंच तो जाएं पर वहां से आ ही नहीं पाए, वहीं रह जाएं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, दिमाग ठिकाने पे रखो। हाँ सर, हमारा दिमाग तो ठिकाने पे है। देखो मैंने बैलेंस शीट बनानी तीन, एक बेसिक के लिए तीन तीन बैलेंस शीट। हाँ बेटा, तीन तीन बैलेंस शीट। सर आप इतनी बैलेंस शीट क्यों बनाते हो? मुझे अच्छा लगता है बेटा, क्या आता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट, बैलेंस शीट आफ्टर प्रॉफिट, बैलेंस शीट आफ्टर डिविडेंड। देखिए बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है, और यहाँ पर लाइबिलिटीज और असेट। मैं यहाँ स्टॉक लेता हूँ, असेट में स्टॉक है, स्टॉक है, लाइबिलिटी बेटा मैंने ली 20 लाख, स्टॉक लिया मैंने 30 लाख। बेटा अभी यहाँ कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ठीक है बेटा। इन्होंने स्टॉक जो था ना, स्टॉक 30 लाख में से 20 लाख का स्टॉक बचा, मतलब 10 लाख का स्टॉक बेच दिया, बचा स्टॉक 20 लाख। तो बैंक बैलेंस और इधर देखो बेटा, स्टॉक 30 में से 20 बचा, मतलब 10 लाख का स्टॉक इन्होंने बेच दिया 15 लाख में, 10 लाख का स्टॉक बेचा 15 लाख में, तो स्टॉक कम होगा 10 लाख से। 10 लाख का स्टॉक बिका है 15 लाख में नगद में, तो बेटा स्टॉक कम होगा 10 लाख से, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा 15 लाख से। और बेटा इससे लाइबिलिटी भी इफेक्ट तो आया नहीं, तो लाइबिलिटी तो वही की वही है। बस कंपनी ने क्या किया, 10 लाख का माल, गुड्स कॉस्टिंग 10 लाख और सोल्ड एट 15 लाख। बेटा बस 10 लाख का माल 15 लाख में बेचा है, तो कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, और सेल जाती है पीएनएल में। तो बेटा हमने ट्रेडिंग बिल तो बनाया नहीं, हाँ लेकिन लाइबिलिटी में इफेक्ट तो आएगा नहीं, सेल होने से लाइबिलिटी तो कम ज़्यादा होगी नहीं। और मैंने बेटा 10 लाख का माल 15 लाख में बिका है, तो मैं यदि कहूँ बैंक डेबिट हुआ होगा बेटा 15 लाख से, स्टॉक क्रेडिट हुआ होगा 10 लाख से, और बाकी 5 कहाँ गया होगा पीएनएल में, ये 5 आ गया पीएनएल। अब बेटा ये भी हो गया। अब यहाँ पर बेटा 3 बैलेंस शीट तो 3 स्टेटमेंट ऑफ फेयर। बेटा मैं मेहनत से नहीं डरता, आपके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बेटा यहाँ पर ये बैलेंस शीट 3 बना रहा हूँ मैं, 3 स्टेटमेंट ऑफ फेयर,
ए और बी, सी डी ई और एफ और यहाँ रहेगा डेफिसिट या सरप्लस। बेटा यहाँ पर पहले बैलेंस शीट नंबर ए, बैलेंस शीट बी, बैलेंस शीट सी। तो ये है ए बैलेंस शीट का एस्टिमेट ऑफ फेयर, ये बी बैलेंस शीट का और ये सी बैलेंस शीट का एस्टिमेट ऑफ फेयर। बेटा ए बैलेंस शीट में असेट कितनी 30, कुछ ने लिखा है तो ईआरबी भी मैंने मानी है 30। अभी मैं ईआरबी के झंझट में नहीं जा रहा, 30 का 30। ईआरबी का झंझट मैंने कहाँ लिया था, एग्जाम्पल 2 में। ईआरबी से कम होगी, बुकलेट से ईआरबी कम होगी तो वो हमारा एस्टिमेट रिलेशन लॉस है, वो पॉइंट नंबर सेकंड था, वो गया। उसको मैं समझाने के लिए पॉइंट नंबर 2 ले चुका हूँ। अब मैं पॉइंट 3 पे आ रहा हूँ, एग्जाम्पल 3 पे आ रहा हूँ। वहाँ पर ये पहले 2 पॉइंट हटाओ। अब बेटा असेट 30 लाख की है, लायबिलिटी 20 लाख की है और कैपिटल 10 लाख की है। 0, नो डेफिसिट, नो सरप्लस। ठीक है भाई। बैलेंस नंबर 2, असेट 35 लाख, ए और बी में मिलाकर असेट 35 लाख है ना। स्टॉक है 20 का, बैंक बैलेंस है 15 का, बी पॉइंट में असेट हो गई 35 लाख। देखो बेटा असेट, जो असेट 30 लाख थी वो 35 लाख होगी कि नहीं होगी? किस वजह से होगी ये असेट 35 लाख? प्रॉफिट की वजह से हुई ना। प्रॉफिट होता तो पीएनएल क्रेडिट होता है और असेट डेबिट होती है, यही हुआ है। सी डी ई में मैंने लाइबिलिटी तो कोई, और एफ और जी में शेयर केबल तो चेंज होगी नहीं। देखो बेटा यहाँ 5 का क्या आ गया, सरप्लस, ये सरप्लस। तो यहाँ पर सरप्लस इंक्रीजेज, सरप्लस इंक्रीजेज। जो सरप्लस 0 था वो 5 हो गया, किस वजह से हुआ? ड्यू टू प्रॉफिट्स ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, उससे कंपनी का सरप्लस बढ़ गया, असेट बढ़ गई। अब बेटा कंपनी ने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट दिया। तो डिविडेंड बांटने पर एंट्री क्या होगी? बेटा डिविडेंड बांट दिया तो पीएनएल डेबिट और बैंक क्रेडिट। जब डिविडेंड बांटते हैं तो बैंक होता है क्रेडिट और पीएनएल होगा डेबिट। प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा है तो पीएनएल डेबिट टू बैंक। मान लो डिविडेंड बांटा है 1 लाख का, या मैं चलो 1 लाख ही कर लेते हैं, 1 लाख का डिविडेंड बांटा। देखो बेटा डिविडेंड बांट दिया पीएनएल, तो बेटा अब पीएनएल कितना रहा? 5 लाख का पीएनएल घटकर रहेगा 4 लाख, और लाइबिलिटी तो एज इट इज 20। और बेटा स्टॉक तो वही 20 का 20, लेकिन बैंक बैलेंस 15 लाख से घटकर 14 लाख रह गया। डिविडेंड देने से एंट्री क्या हुई? पीएनएल टू बैंक। प्रॉफिट भी कम हुआ 1 लाख से, क्योंकि प्रॉफिट बांट दिया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट बांटा गया है, शेयर होल्डर को उनके घर पहुंचाया गया। इट इज लाइक ए ड्रॉइंग जैसा बैंक बैलेंस। अब बनाओ ए और बी लिस्ट में असेट है 34, स्टॉक 20 का, बैंक बैलेंस 14 का, असेट 34, और लाइबिलिटी सी डी और ई एज इट इज 20 की 20, और एफ और जी में शेयर केबल 10 की 10। 4 लाख का क्या बचा? सरप्लस, सरप्लस बचा 4। तो यहां पर क्या हुआ? डिक्रीज इन सरप्लस, सरप्लस 1 लाख से हट गया। रीजन? ड्यू टू डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड डिक्रीजेस सरप्लस। यानी डिविडेंड देने से कंपनी की असेट कम होती है और असेट कम होने से सरप्लस कम होता है या डेफिसिट बढ़ती है। तो एक कारण और पता पड़ा, डिविडेंड देने से, देखो प्रॉफिट से यदि कंपनी का डेफिसिट कम होती है तो डिविडेंड देने से डेफिसिट बढ़ जाती है। कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो कंपनी में घाटा कम हो गया, मतलब डेफिसिट कम हो गई या सरप्लस बढ़ गया। प्रॉफिट होने से सरप्लस बढ़ता है या डेफिसिट कम होती है, और डिविडेंड देने से सरप्लस कम होता है यानी डेफिसिट बढ़ती है। तो डिविडेंड देने से असेट कम होती है और असेट कम होने से डेफिसिट बढ़ती है। तो नोट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्रीजेस सरप्लस और इंक्रीजेस डेफिशिएंसी। डिविडेंड के पेमेंट से सरप्लस या तो कम होता है या डेफिसिट बढ़ती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट था। तो हमने
क्या रीज़न देख लिया? सबसे पहला लॉसेज जिससे डेफिसिट बढ़ती है, और उसके कॉन्ट्रेरी प्रॉफिट से डेफिसिट कम होती है। फिर एस्टिमेटेड रियलाइजेशन लॉस, उससे डेफिसिट बढ़ती है, और एस्टिमेटेड रियलाइजेशन प्रॉफिट हो जाए तो कम होती है। फिर उधर डिविडेंड देने से डेफिसिट बढ़ती है। ये हमने इतने कारण तो देख लिए। अब एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 बहुत ही स्पेशल है। बेटा ये है बैलेंस शीट, एग्जाम्पल 4 है फॉर कन्वर्जन ऑफ contingent liability into actual liability as well as cancellation of contingent liability। ठीक है, अब इस बेसिक में और बेसिक में जाओ। हे भगवान, कितनी सर गहराई में लेकर जाओगे बेटा, क्या करें? नहीं जाऊंगा तो आपको रटना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी तो है कि 100% आपको बेसिक बता दिया जाए, फिर आपकी इच्छा। इससे ज़्यादा बेसिक बेटा, ये तो मेरा चैलेंज है। इससे ज़्यादा बेसिक, इससे ज़्यादा डेप्थ इस चैप्टर की इस पॉइंट पर आपको हिंदुस्तान की किसी भी वीडियो मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना बेटा। मैं कोई मतलब ऐसी गलत मतलब अभियान वाली बात नहीं है कि मैं ये अपने बस ये मैं बच्चों से ही सीखा हूँ। आपके जो सीनियर, नॉट पूर्वज, जो आपके सीनियर सीए के पूर्वज मुझे सिखा के गए हैं बेटा, ये उन्होंने पूछ पूछ के मुझे इतना प्रूव कर दिया है कि मैं उनके डाउट सॉल्व कर करके, उनको टिपिकल लगता था तो उनके डाउट सॉल्व कर करके मैंने इतनी चीज़ें सीख ली। तो ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, आपके सीनियर्स का ही ज्ञान जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि पूरा ज्ञान आप तक पहुँचा दूँ जितना मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है बेटा। सर आप अपनी तारीफ करते हो, बट तारीफ में अपने आपके सीनियर की कर रहा हूँ, मेरी नहीं कर रहा हूँ। वो मुझे सिखा के गए हैं और बोल के गए कि सर हमारे आने वाले जूनियर को ज़रा बता देना, सर हमने इतने टप्पे खाए, मुश्किल से सीखा है, इनको हमारे जूनियर को बता देना ताकि वो कंफर्ट में रहे, वो खुश रहें, हमारे छोटे भाई बहन है सर। ठीक है भाई, ठीक है। अब डेप्थ के भी डेप्थ ने बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, क्रेडिटर्स 20, और वर्कर्स क्लेम 2 लाख। इधर असेट, इधर पी एंड एल 32, 32 ये मैंने लिया, इसमें मैंने लिया 32 में से मैंने असेट ले ली 20, लॉस ले लिया 12। अब बेटा इसकी ईआरवी, इसकी ईआरवी में ले लेता हूँ 20 लाख, इसकी ईआरवी 20 लाख है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैंने ए और बी लिस्ट में असेट आई 20 लाख ईआरवी, टी डी ई में लाइबिलिटी, वर्कमैन क्लेम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और क्रेडिटर अनसिक्योर्ड, और डिवेंचर 0, कुल लाइबिलिटीज 22, और फिर एफ और जी 10 लाख। एफिशिएंसी 32 देना है तो ये 12 लाख की डेफिसिट आ रही है बेटा। 12 लाख की डेफिसिट यहाँ पर, और यहाँ पर हम यू नो लॉस ऑफ रुपीज 12 लाख
is reason for increase in deficiency। हम जानते हैं कि जो 12 लाख का लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, ये हमारी डेफिशिएंसी को बढ़ाने वाला कारण है। सर ये आपने कब पढ़ाया था? बेटा मैंने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ाया था कि लॉसेस से डेफिसिट बढ़ती है, हमने लिया है ना 12 लाख का लॉस, वही मैंने यहाँ भी लिया। बस ये मेरा कहना है कि 12 लाख के इस लॉस में ये वर्कर क्लेम का इफेक्ट आ गया या अलग से इसको डेफिसिट मानना है? ये जो वर्कर का क्लेम आया, किसी वर्कर का हाथ पे टूट गया, टांग टूट गई, वो टांग पर बिस्तर में लेके पड़ा है, हाथ ऊपर पैर ऊपर, बिस्तर पे बेहाल है, और कोर्ट ने कहा इस कंपनी को कि उसे 2 लाख दो, बेचारा हाथ पैर ऊपर करे पड़ा है, तो 2 लाख का हमें क्लेम देना पड़ेगा। हमने लाइबिलिटी लिख ली क्योंकि कोर्ट का बढ़ा चुका है, हमने अपनी लाइबिलिटी मान ली, लाइबिलिटी क्रेडिट करी। तो बताइए इस 12 लाख में 2 लाख का क्लेम इंक्लूड है या 2 लाख का लॉस अलग से हमारी डेफिसिट का कारण बनेगा? वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, उस पर 2 लाख हमें देना पड़ा, तो ये तो हमारा लॉस है, और ये 2 लाख का लॉस ऑलरेडी कंसीडर्ड है या और करना बचा है? तो देखिए 12 लाख में की डेफिसिट का कारण है ये 12 लाख का लॉस, और इस 12 लाख के लॉस में 2 लाख इंक्लूड है, यस। तो अबाउट 12 लाख accumulated loss includes workers claim, workers accident claim of rupees 2 लाख। 12 लाख में ये 2 लाख इंक्लूड है, ध्यान रखिए 12 लाख में 2 लाख इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस 2 लाख को अलग से लॉस, तो ये नोट अबो 2 लाख इज रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बेटा रिकॉर्डेड जब की गई होगी तो पीरियड में डेबिट और वर्कर्स क्लेम में क्रेडिट। वर्कर्स क्लेम में क्रेडिट हुआ, ये बेटा क्रेडिट बैलेंस आया, वर्कर क्लेम मतलब क्रेडिट हुआ, मतलब पीएल में डेबिट हो चुका है। यदि पीएल में डेबिट हो चुका है मतलब उस 12 लाख में उसका इफेक्ट आ चुका है। तो 12 लाख के अलावा 2 लाख का लॉस नहीं हुआ है, 12 लाख में लॉस इंक्लूड है, तो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का इफेक्ट पीएल में आ चुका होता है। मतलब हम ये बताया कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज इंक्लूड वर्कर्स क्लेम ऑफ रुपीज 2 लाख, दैट इज अबाउट 2 लाख इज रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का इफेक्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेज में आ चुका होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे नाउ रिगार्डिंग अनरिकॉर्डेड, that is contingent liability, contingent liabilities। प्लस contingent liability के बारे में देखें। देखिए ये बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, क्रेडिटर्स 20 लाख, असेट 18, P&L 12। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वर्कर्स क्लेम ऑफ रुपीज 1.50 लाख, एस्टिमेटेड to be settled at rupees 1.5 लाख, 1.25 लाख में ये सेटल हो जाएगा। कंपनी ने इसको अपनी लाइबिलिटी अभी तक नहीं माना था, मतलब 1.5 लाख को उसने माना था कॉन्टिंजेंट। कंपनी खुद दिल से इसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि लाइबिलिटी आएगी, इसलिए कंपनी ने इसको अपनी लाइबिलिटी में प्रोवाइड नहीं किया, इसके लिए प्रोविजन क्रिएट नहीं किया। कंपनी को लग रहा था हम केस जीत जाएंगे तो बेवजह हम लाइबिलिटी क्यों माने। हाँ, पर केस चल रहा है तो कॉन्टिंजेंट में दिखाना तो पड़ेगा, पर कंपनी ने इसको अपनी लाइबिलिटी दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। उसके वकीलों ने, लीगल एडवाइजर ने कहा होगा भाई तुम्हारे पास लाइबिलिटी नहीं आएगी, चिंता मत करो, तो अकाउंटेंट ने उस लाइबिलिटी को प्रोवाइड फॉर नहीं किया, वो आपको दिख ही रहा है।
इसलिए वो बैलेंस शीट के बाहर है एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अब यदि हम यहाँ ए और बी लिस्ट बनाएं तो असेट की मैं ERV अभी पॉइंट इजी करने के लिए 18 लाख लेता हूँ, 18 लाख ले ली। CDE तो CDE इसमें मुझे क्या क्या लेना है, C मतलब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ C के लिए तो बेटा 1.25 का जो वर्कर क्लेम है ये प्रेफरेंशियल डेप्ट और लायबिलिटी 20 लाख, अनसिक्योर्ड 20 लाख, तो मिलाकर हो गया 21.25 का क्या हो गया आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग वर्कर्स क्लेम, क्योंकि भले कंटिजेंट था अब तो वर्कर लिक्विडेटर तो देना दिखाएगा, बुक्स में भले रिकॉर्डेड नहीं है पर लिक्विडेटर को जो ये स्टेटमेंट बनवा रहा है उसको बुक से मतलब नहीं, वो तो लेगा लायबिलिटी पेबल वैल्यू पर। और इधर F और G में शेयर कैपिटल है 10 लाख। बेटा यहाँ एस्टिमेटेड डेफिसिट $31.5 गया। अब आया कैलकुलेटर का यूज, 18 माइनस 31.25 13.5 की एस्टिमेट डेफिसिट। रीजंस ऑफ अबोव डेफिशिएंसी, क्या रीजन दिखाई देता है बेटा? आप CA इंटरमीडिएट में आगे हो, फाउंडेशन पास करके हजारों बच्चों को पीछे छोड़ दिया आपने, फाउंडेशन पास कर लिया, उसके बाद कई सारे बच्चों को आप छोड़कर, कई बच्चों ने तो हथियार डाल दिए, सर नहीं पढ़ाई होगी, आप तो पढ़ रहे हो, सेकंड ग्रुप भी पढ़ रहे हो बेटा, तो आप तो वैसे ही योद्धा हो। तो आपने सोचा होगा कि ये 13.25 की जो डेफिसिट है एस्टिमेटेड, इसका रीज़न क्या क्या दिख रहा है आपको, किस वजह से कंपनी में 13.25 कम पड़ रहा है? बेटा ये 12 लाख का लॉस तो पहले हो चुका था, क्या इस 12 लाख में 1.25 की वर्कर्स क्लेम का इफेक्ट आया? नहीं आया। तो बेटा क्योंकि अभी वर्कर्स क्लेम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मतलब वर्कर क्लेम क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब PL में डेबिट भी नहीं हुआ, मतलब इस 1.25 का इफेक्ट PL में नहीं आया है। तो यहाँ पर नंबर 1 रीजन क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस, $12 लाख। और बेटा जो हमारी 1.25 लाख की लायबिलिटी थी जो बुक्स में नहीं लिखी थी पर हमने उससे को लायबिलिटी में लिया, बुक्स में नहीं थी पर लायबिलिटी में लिया, उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ी और लायबिलिटी बढ़ने से डेफिसिट बढ़ती है। और बेटा हम इस 12 लाख में इस 1.25 का इफेक्ट शामिल नहीं, मतलब 12 लाख के अलावा 1.25 अनदर रीजन है। तो ये है कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इनटू एक्चुअल 1.25 लाख। और बेटा नो वर्कर्स क्लेम effect is not included in his loss। इस लॉस में वर्कर का क्लेम इफेक्ट शामिल नहीं क्योंकि बुक्स में प्रोवाइड नहीं हुआ, तो PL में उसका इफेक्ट नहीं आया। तो 12 लाख का लॉस तो हो चुका है और 1.25 लाख का होने वाला है, होने की संभावना है, तो 12 लाख अलग है। तो बेटा पिछले क्वेश्चन में इस 12 लाख में 2 लाख का इफेक्ट शामिल था क्योंकि रिकॉर्डेड लायबिलिटी प्रोवाइडेड थी, बुक्स में प्रोवाइड हो चुकी है, मतलब PL में उसका इफेक्ट आ गया, तो फिर हमने उसको अलग से नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पर 13.25 में 12 अलग है और 1.25 अलग है, तो ये थी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट क्या लगा? पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, दैट इज अनरिकॉर्डेड मतलब जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, और बुक्स में रिकॉर्ड किसको नहीं करते? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को, दैट इज कन्वर्जन ऑफ contingent liability into actual is another reason of increase in deficiency। increase in deficiency बेटा ये पॉइंट अच्छे से पढ़ना, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार।
ये हमने पॉइंट आउट देखा। तो बेटा रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट कोई लॉस नहीं होता। रिकॉर्डेड पेमेंट के हम अलग से कोई रियलाइजेशन लॉस का कारण नहीं मानते, क्योंकि पीएनएल में उसका इफेक्ट आ चुका। हम इसको मान चुके हैं डेफिसिट का कारण, तो इसको अलग से डेफिसिट का कारण मानने की जरूरत नहीं, इसमें उसका इफेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर 1.25 को हमने प्रोवाइड नहीं किया था, तो हमारी इस 20 में, हमारी इस 12 लाख के लॉस में 1.25 का इफेक्ट शामिल नहीं था, उसको हमने अलग से लेना पड़ा। एडिशनल एग्जाम्पल, बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, लायबिलिटीज 20, असेट्स 18, P&L 12, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, सॉरी एक काम तो भूल ही गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो मुझे लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, प्रेफरेंस शेयर मैंने लिया 5 लाख, और वैसे भी आपने अभी तक लिखा तो होगा नहीं, मुझे पता है आप लिखने में कितने स्लो हो, और लिख लिया तो काट लो, मैंने भी तो काटा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो बेटा मैं एग्जांपल रट के थोड़ा आता हूँ, मैं आपके जैसा रट्टू तोता तो नहीं हूँ कि क्वेश्चन बना के घर से लाया हूँ। ठीक है, हो गई गलती, सॉरी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, पॉइंट मुझे था कि अरियर ऑफ प्रेफरेंस का लूंगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रखी, तो आप तो मेरी बैंड बजा देते कि सर आपने अरियर ऑफ डिविडेंड लिया और कैपिटल तो ली नहीं। अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, ओनली 0.40 अग्रीड टू पे, इसमें से 0.40 ही पेबल है, 0.40 ही पेबल है, मतलब प्रेफरेंस शेयर अग्री टू वेव, प्रेफरेंस शेयर अग्री टू वेव 0.60 लाख, 1 लाख के अरियर में से वो 60,000 छोड़ने को तैयार है। ठीक है, या फिर मैं अभी ये पॉइंट ले लूँ कि अग्री 1 लाख की, बस 1 लाख का मैं अरियर ऑफ डिविडेंड ले लूँ, चलो छोड़ो, मैं आपको इतनी मुश्किलों में नहीं डालता। चलो 1 लाख का अरियर है बेटा, अब ये 1 लाख का अरियर हमने लिखा है कॉन्टिजेंट में, और यहाँ लिखा हुआ तो नहीं, लाइबिलिटी में तो लिखा हुआ नहीं है ना 1 लाख का डिविडेंड, मतलब ये लाइबिलिटी बुक्स में प्रोवाइड नहीं है, मतलब इस पीएनएल में इस अरियर ऑफ डिविडेंड का इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, अब आप यहाँ लिस्ट ए बनाओगे, बी बनाओगे, ए बी में ईआरबी मैंने लिख दी 18 की 18, टी डी ई में 15, एफ और जी, एफ में मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस कितने 5 लाख, 5 लाख के साथ में उसका अरियर भी तो है और प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है। जब अरियर की बात क्वेश्चन कह रहा है मतलब प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, ये हो गया 5 + 1, ओ 5 + 1 = 6 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, या 16 लाख। बताइए यहाँ क्या आ रहा है, 18 में से 31 गया, मुझे तो पता है कितना आ रहा है, पर मैं 18 में से 31 गया, मुझसे गलती ना हो जाए, 13 लाख, यही एस्टिमेट डेफिशिएंसी। इसके रीजंस ऑफ अबोर्ड डेफिशिएंसी, बेटा रीजंस जो कंपनी में एक्यूमुलेटेड लॉसेज है 12 लाख के तो हैं, 12 लाख एक्यूमुलेटेड लॉसेज, तो एक कारण है ही सही जो हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा। बेटा 12 लाख तो ये लॉस है जो दिख रहा है, अच्छा असेट से तो 18 का 18 मिला, तो 1 लाख की डिफिसिट और क्या आई बेटा, वो
1 लाख का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमने एक्चुअल लायबिलिटी में दिखाई है, अभी दिया नहीं है, देना पड़ सकता है, तो वो है, ये है कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिंजेंट इनटू एक्चुअल। 1 लाख अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटा अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, नोट। अब एक काम करते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, if cancelled, no reason of surplus या नो रीजन ऑफ, इससे डेफिशिएंसी कम नहीं होगी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यदि कैंसिल हो गई, लायबिलिटी वे हो गई, तो हमें इनकम मानने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? नो रीजन ऑफ डिक्रीज इन डेफिशिएंसी, इससे डेफिशिएंसी कम नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? ये लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, हमने इसको लायबिलिटी माना ही नहीं था, इसको लॉस माना ही नहीं था, तो उसको इनकम कैसे मान लें उसके कैंसिलेशन पर? बेटा हम पहले बेड डेट्स मान चुके होते थे, तो उसके बेड डेट रिकवर को इनकम मानते थे, और कभी बेड डेट्स ही नहीं माना तो उसको रिकवर कैसे मानेंगे? तो बेटा यदि हमने इस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को कभी अपनी लायबिलिटी माना ही नहीं बुक्स के अंदर, और प्रोवाइड नहीं किया, उसको लॉस नहीं माना, पीएल में डेबिट नहीं किया, तो उसके कैंसिलेशन में इनकम कहाँ से होगी बुक्स में? तो हम उसको इनकम नहीं मान सकते। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इफ कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल, वो तो हम ऊपर लिख चुके, यदि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में कन्वर्ट होती है तो उससे डेफिसिट बढ़ती है, और जो कैंसिल होती है तो डेफिसिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इज इट क्लियर? वर्कर का क्लेम था, वर्कर का क्लेम था बेटा यहाँ पर 1.5 लाख, और सेटल होने की संभावना 1.25 लाख है, 25,000 हमारा बच रहा है, और 25 को हम इनकम नहीं माने, इससे हमारी डेफिसिट कम नहीं हुई। क्यों नहीं कम हुई डेफिसिट? कि बेटा 25,000 हमने अपनी लायबिलिटी माना कहाँ था, उसको लॉस माना कहाँ था, जिसके कैंसिलेशन में उसे इनकम मानने की जरूरत पड़े, और 1.25 लाख को हमने लायबिलिटी नहीं माना था, प्रोवाइड नहीं किया था, पर अब लायबिलिटी मानना पड़ रहा है तो उससे डेफिसिट बढ़ गई। लेकिन 0.5 को हमने ना लायबिलिटी माना था ना लॉस माना था, तो उसके कैंसिलेशन पर हमें कोई इनकम मानने की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट हमने यहाँ भी देख लिया। तो ये है बेसिक्स ऑफ लिस्ट एज, जो बहुत काम आएंगे। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी या सरप्लस की बात करें, इफ प्रॉफिट्स एट कंपनी, ये कंपनी में क्या है? प्रॉफिट, तो डेफिशिएंसी डिक्रीजेस। प्रॉफिट क्या है? डेफिशिएंसी डिक्रीज करने वाला करंट, और सरप्लस इंक्रीज करने वाला, सरप्लस इंक्रीजेस, है ना? तो डेफिशिएंसी, प्रॉफिट से डेफिशिएंसी कम होती है या सरप्लस बढ़ता है। इफ लॉसेस ट्रेड हो या नॉन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापारिक, नॉन ट्रेड मतलब आग लग गई। आग लगाना कोई कंपनी का बिजनेस है? सर नहीं, ऐसी किसी बात करते हो, आग लगाना कोई बिजनेस होता है क्या? हाँ कुछ जगह होता है, आग लगाने का काम करते हैं ना, तो इसकी बात बोल दी, उसको इसकी बात बोल दी, ये आग लगाना होता है, किसी का बिजनेस होता है। बेटा हम वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आग लगाना मतलब माचिस की तीर लगाकर फेंक देना। बेटा वो आग लगाना किसी का बिजनेस नहीं होता। तो यदि आग लगी कंपनी में तो वो नॉन ट्रेड लॉस है, चोरी होगी नॉन ट्रेड लॉस है, स्ट्राइक होगी नॉन ट्रेड लॉस है, राइट दंगे हो गए नॉन ट्रेड लॉस है। अब सर आप दूसरी बातें बस बहुत देती, नॉन ट्रेड मतलब स्पेकुलेशन, सट्टा, यदि कंपनी ने एक सट्टा खेला है, स्पेकुलेशन लॉस, और नॉन ट्रेड लॉस है सट्टा खेलना, स्पेकुलेशन, इट इज़ नॉट ए बिजनेस ऑफ कंपनी, बट कंपनी को स्पेकुलेशन लॉस हो गया तो वो नॉन ट्रेड लॉस है, और स्पेकुलेशन प्रॉफिट हो गया तो नॉन ट्रेड इनकम भी है। अच्छा, अब प्रॉफिट ट्रेड हो गया नॉन ट्रेड, वो हमने देख लिया, नंबर 1। नंबर 2 इफ लॉसेस। नंबर 3 इफ कंपनी पेड डिविडेंड, इफ कंपनी पेड डिविडेंड, कंपनी ने क्या किया? कंपनी पेड डिविडेंड, चाहे वो
इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। बेटा डिविडेंड देने से डेफिसिट डिक्रीजेस, सॉरी डेफिसिट इंक्रीजेस, डेफिशिएंसी बढ़ेगी ना। ये तो लॉस का तो भूल ही गया मैं, लॉसेस से क्या होता है, डेफिशिएंसी इंक्रीज होती है और सरप्लस डिक्रीज होता है। डिविडेंड देने से कंपनी की डेफिसिट इंक्रीज होती है और यह सरप्लस डिक्रीजेस। चौथा, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन लॉसेस, ये इससे डेफिशिएंसी इंक्रीजेस या सरप्लस डिक्रीजेस। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन प्रॉफिट, एस्टिमेटेड realization profit, efficiency decreases और surplus increases। cancellation oblique waiver of contingent, that is unrecorded liability, यदि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, दोनों तरफ लिखो नो इम्पैक्ट। बेटा क्यों, समझ लिया बेटा, जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कैंसिल हुई मतलब लाइबिलिटी में वेवर हुआ तो हमें इनकम मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले लॉस नहीं माना था तो अब इनकम नहीं मानेंगे। यदि उससे पहले हमने लॉस बढ़ाया नहीं था इस लाइबिलिटी से तो अब इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका हमारे कोई डेफिसिट पर इफेक्ट नहीं आता। 7, कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इनटू एक्चुअल, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इससे डेफिशिएंसी इंक्रीज होती है और सरप्लस डिक्रीज होता है। ये हमने समझ लिया लिस्ट एज के बारे में। और बेटा फिर इसके अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल लेके समझेंगे और वो फॉर्मेट भी देखेंगे कि लिस्ट एज का फॉर्मेट क्या है। अभी तो लिस्ट एज के बेसिक्स हैं, तो अगले वीडियो में जस्ट आपको अगले वीडियो इमीडिएटली मिलेगा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ वर्ड का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है और वो आपको फॉर्मेट लिखना है और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।